हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वास्थ्य वगैरह भी अच्छा होगा, पढ़ाई आप लोगों की चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जैसा कि जानते हैं और इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर सब लोगों को मिल चुकी है, उत्तराखंड में स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय उत्तराखंड के लिए लेक्चरार यानी कि डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरार के लिए, यानी जिसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, उसके लिए एक क्वालिफाइंग परीक्षा आयोजित करवा रहा है, जिसे यूसेट नाम से जाना जाता है, यानी कि उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो वो हर एक ऐसे व्यक्ति के लिए वो टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है जो आगे आने वाली वैकेंसियों में डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहता है। उत्तराखंड के अंदर ये मान्य होगा। और इससे संबंधित हमने कुछ यानी कि आप लोगों को सूचना जो प्रकाशित हुई थी उसके विषय में, सिलेबस वगैरह के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई थी। आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा है। और अब यानी कि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट पेपर। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट पेपर अनिवार्य है, जिसका 50 नंबर आना है। सिलेबस जारी कर दिया गया है, यानी कि संस्था के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा सिलेबस जारी कर दिया गया है। हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस जारी कर दिया गया है। आप लोग चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वो जो सिलेबस है, ठीक है, वो सिलेबस सेम टू सेम यूजीसी यानी कि नेट का सिलेबस है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। उसी का ही उन्होंने उठा करके यानी कि कॉपी ही डाल दिया है। यानी कि यूजीसी नेट का सिलेबस से उठा करके उन्होंने उसकी कॉपी जो है उसमें अपलोड कर दिया है। तो आप लोग यानी कि फर्स्ट पेपर तो देखना चाहें तो वहाँ पर जाइए। जो मैंने अपलोड किया है वीडियो, उसमें सब कुछ दिया है, उसे कैसे करना है, कौन कौन से सेक्शन है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, उसमें दिया हुआ है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला वीडियो है फर्स्ट पेपर की। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो 1 महीने हैं उसे 15 से 20 दिन के अंदर आप लोगों का फर्स्ट पेपर यानी कि करवा दिया जाए। यदि आप लोगों का इसी तरह से रिस्पांस रहा तो हम लोग आज शुरू करेंगे। एक टॉपिक है जिसमें 5 नंबर का यानी कि 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर का यानी 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। और ये बिल्कुल आप समझिए कि फ्री का होता है, लेकिन बहुत से लोग हैं इसे कर नहीं पाते हैं, और ये सबसे सरल होता है। आज यहीं से सरलता से शुरुआत करेंगे, ठीक है। जिसमें एक हमें क्या दिया है, बोध प्रश्न दिया रहता है, जिसमें एक गद्यांश दिया रहता है, और उस गद्यांश का हमें पढ़ करके उसमें दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे कि आखिरकार गद्यांश में हम वो क्या क्या जानना चाहता है, और फिर आज हम एक गद्यांश का यानी अभ्यास भी करेंगे। और वैसे 4-5 गद्यांश का मैं अभ्यास आप लोगों को करवा दूंगा। एक एक दिन में 2-2 करवा दूंगा, क्योंकि जो है इसमें आज मुझे प्रारंभ करना था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज सिर्फ एक गद्यांश कराएंगे। तो चलिए आज जो है हम समझते हैं सबसे पहले कि गद्यांश करें कैसे। सबसे पहले आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है। पहली बात ये समझ लीजिए कि आपको गद्यांश के प्रश्नों का भाव समझना है। तो आपको गद्यांश सॉल्व करने के लिए जो यानी कम से कम समय में, वैसे तो बहुत समय दिया है इन्होंने, 3 घंटे का समय दिया है 50 प्रश्न के लिए। 3 घंटे का समय दिया है। अब पता नहीं उन्होंने 2 घंटे देंगे या 1 घंटे देंगे करने के लिए, लेकिन जो टाइम उन्होंने दिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग अब यानी कि ये देखते हैं कि हम इसे करेंगे कैसे। तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए, आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है। आप सबसे पहले क्या करिए, सिर्फ प्रश्न और प्रश्न पढ़िए। और ध्यान रखिएगा, गद्यांश का उत्तर देते समय आपको अपना उसमें कोई नियम नहीं लगाना है, ठीक है। और गद्यांश इंग्लिश और हिंदी में दोनों में रहेगा। और ज़्यादातर यही होता है कि इंग्लिश यानी हिंदी वाले को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो इसलिए हिंदी वाले हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश कर सकते हैं, लेकिन करने का तरीका सबका सेम होगा। पर ध्यान रखिएगा, ये नेट का गद्यांश है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का गद्यांश नहीं है कि हम पढ़ करके और तुरंत कर लेते हैं। नहीं, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें, प्रश्न पढ़ें। ठीक है, जो भी प्रश्न पढ़ें उन्हें याद रखने की कोशिश करें कि ये प्रश्न है। 5 प्रश्न होंगे, पांचों प्रश्न पढ़िए। ठीक, उसके बाद तब फिर गद्य पढ़ना शुरू करिए। अब जो दूसरा स्टेप आता है वो फिर आपको करना है क्या, जो आपको गद्यांश से दिया हुआ है उसे पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, गद्यांश पढ़ते समय आपने जो प्रश्न पढ़े हैं उनको अपने दिमाग में रखिए, और जहाँ कहीं भी आपको उससे संबंधित कोई चीज़ आती है तो वहाँ पर क्या करते जाइए, आप लाइन अंडरलाइन करते चले जाइए, क्योंकि आपको इस बात की छूट रहेगी। और आपके पास एमआर और पेन, कॉपी पेन वाला है तो यानी कि आपको पेपर मिलेगा, इसलिए आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी गद्यांश बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। तो गद्यांश बड़ा होगा तो छोटा नहीं होगा। इसके बाद एक बार गद्यांश पढ़ लीजिए सरसरी निगाह से। दूसरी यानी कि तीसरा स्टेप है कि जो गद्यांश है अब उसे क्या करिए, गहन अध्ययन करिए। ठीक है, यानी कि गहनता के साथ पढ़िए। ठीक है, गद्यांश को गहनता के साथ पढ़िए। अब जब गहनता के साथ पढ़ेंगे तो आपको करना क्या है कि अपने प्रश्नों को ध्यान रखना है और उन प्रश्नों के उत्तर साथ साथ में खोजते चले जाना है। तो तीसरे बार जब आप गद्यांश को पढ़ते चले जाएंगे उसमें आपको हर एक प्रश्न का उत्तर खोजना है। ठीक है, फिर अब जो है चौथा, जो भी प्रश्न आपको कठिन लग रहा है या प्रश्नों के पूछने का तरीका अलग है, तो उसमें कई बार प्रश्नों को पूछ लेता है। जैसे इसमें यह पूछ लेता है कई बार कि इस जो गद्यांश है उसका मुख्य विचार क्या प्रतिबिंबित करता है। अर्थात इसमें वो पूछना चाहता है कि इसमें इसका टाइटल क्या है, अर्थात लेसन क्या है। ठीक है, तो इस तरह के फिर प्रश्नों को उत्तर आप चौथे बार में देंगे। अब फिर प्रश्न पढ़िए, जो बाकी रह गए हैं उनके फिर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो 4 मैंने आप लोगों को बता दिए। और फिर उसके बाद यदि अभी भी नहीं है तो 5वीं बार आप क्या करिए, जो प्रश्न छूट गया है उस प्रश्न को फिर अच्छी तरीके से पढ़िए, उसके ऑप्शंस पढ़िए, क्योंकि प्रश्न जो छूटा है वो हार्ड है आपके लिए। और फिर उसका उत्तर आप गद्यांश में खोजने की कोशिश कीजिए, और कभी भी आशा मत करिएगा कि आपको सीधा उत्तर मिलेगा। ठीक है, सीधा उत्तर मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको अपनी समझ का, ठीक है, यानी कि अपनी समझ का प्रयोग करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग करना है। ठीक है, अपनी समझ का प्रयोग कीजिए, अपनी समझ का प्रयोग कीजिए। और फिर उसके बाद क्या करिए, उसका उत्तर देने की कोशिश करिए। ठीक है, ये 5 नंबर यानी कि 5 क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर ये आपके लगभग लगभग फ्री के होते हैं। बस ये है कि आप इसको क्या करिए, 10 मिनट दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, यदि आपको 1 घंटे 1.5 घंटे वैसे 2 घंटे का कम से कम टाइम मिलेगा, यदि आप इसमें 10 से 15 मिनट दे देते हैं और आपके 5 प्रश्न सही हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए काफ़ी, यानी कि आपका यानी सहूलियत मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद अब छठा है कि यह मान लीजिए कि कोई प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे क्या करिए, सिर्फ प्रश्न को ही पढ़िए और उसके भाव को समझने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद उत्तर दीजिए, और कभी भी हड़बड़ी में इसका उत्तर मत दीजिए। तो ये जो है यानी कि जो हम क्या करते हैं 6 स्टेप है, यदि हम 6 स्टेप इसको क्या करेंगे, उसमें यानी कि प्रयोग करें तब हमारा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, गद्यांश। अब इसके लिए और भी कुछ बातें ध्यान रखने की जरूरत है। आपको करना क्या नहीं है, यानी कि नहीं करना है, क्या है, ये नहीं करना है। नहीं करना है में पहला आएगा, अपना विचार नहीं रखना है। ठीक है, क्या नहीं रखना है, कि अपना विचार नहीं रखना है, कोई भी विचार नहीं रखना है। यानी कि हम पहले से सोच लेते हैं इसमें सत्य के विषय में कहा गया है तो कुछ ऐसा कहा गया होगा, नहीं, जो कुछ भी गद्यांश में कहा गया है उसके आधार पर उत्तर देना है। अपना प्रिडिक्शन या हमने कभी पढ़ा हो कोई भी चीज़ हो उसके विषय में हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, हमें उसके विषय में चाहे हम जितने मास्टर हों लेकिन हमें कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ गद्यांश के विषय में सोचना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है ये है कि
गद्य के जो भाव है ना, गद्य का भाव नहीं बदलना है। ठीक है, नहीं बदलना है। नहीं बदलने का मतलब ये हुआ कि हम गद्य का जो भाव है उसके ही अनुसार समझेंगे, अपने अनुसार नहीं समझेंगे। यानी अपनी बुद्धि हमको क्या नहीं करना है, नहीं प्रयोग करना है, कि हम अपनी बुद्धि प्रयोग करके और उसके बाद क्या करें, ठीक है, उसमें पेनी की अपना दिमाग लगा दें। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछता है। जैसे कई बार पूछ लेता है, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है या सत्य नहीं है, और हम क्या कर देते हैं, जो सत्य होता है उसी को लगा देते हैं। तो इनको ध्यान देना होता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि उसमें स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो स्पष्ट जानकारी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, तीसरा, गद्य को कई बार पढ़ते हैं। ठीक है, कई बार पढ़ते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, इसका मतलब क्या है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और आप लोग यदि 2-3 बार मेरा जो मैं आप लोगों को कह रहा हूं, इसे आप लोग यदि यानी कि फिर से रिमाइंड करके 2-3 बार इन चीज़ों को अपने चाहे अपने उसमें कॉपी में अलग से लिख लीजिए। ठीक है, और मैं ये इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आप क्या करेंगे, आराम से आप इन 5 प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक है, इन बातों को बस ध्यान में आप लोगों को रखना है। ठीक है, ध्यान से ये रखना है कि अंतर्निहित जो सूचनाएं हैं, ठीक है, उन्हें बिल्कुल क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रश्न के जो कहा गया है उसका अर्थ समझना है, तब उत्तर देना है। ठीक है, तो उन यानी कि इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, जो जो मैंने बताया है इनको, अब कई बार उसमें क्या कहता है कि किसी भी चीज़ को पूछ लेता है कि क्या करता है, कितना अच्छा हो सकता है, क्या अर्थ है, क्या नहीं अर्थ है। ठीक है, और इसका निकटतम शब्द खोजें, या जो है ना, यानी कि इसमें से यानी पर्यायवाची शब्द अर्थात कोई हो सकता है, तो ऐसा कुछ बोलते हैं जहाँ पर्यायवाची विलोम शब्द आदि कोई चीज़ पूछ ले, आराम से बता दो, उसमें फिर आपका ज्ञान आएगा। लेकिन ऐसा कुछ इसमें पूछता नहीं है। तो चलिए, आज का हम पहला करते हैं गद्य, और उसके बाद पहला पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसके प्रश्नों को हम लोग यानी कि करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आज हम गद्य पहला पढ़ते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न जो हैं उन्हें करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग ये यानी श्रृंखला जारी रखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि 15 से 20 दिन में आपका यानी कि इसमें जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है, और हिंदी साहित्य और पॉलिटी के लिए भी हम लोग ले करके आएंगे। तो पहले बात, इसे आज शुरुआत करते हैं। इसमें कह रहा है, विदेश में प्रत्यक्ष निवेश का उद्देश्य सामान्यतः वही होते हैं। मैं अपना जो है ना नियम नहीं लागू कर रहा हूँ। पहले जो है, मैं आज सिर्फ और सिर्फ इसी को ही पढ़ करके आप तो करवा रहा हूँ। देखिए इसमें कितना समय लगता है, और फिर जो मैंने ट्रिक बताई है, ठीक है, वैसे आप करेंगे तो कैसे कितना समय लगेगा। तो आज तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, यानी पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद उत्तर देंगे। और इसके बाद यही अंतिम है, इसके बाद हम क्या करेंगे, पहली बार प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उनके उत्तर खोजेंगे। ठीक है, देखिएगा कितना कम समय में होता है। तो विदेश में प्रत्यक्ष निवेश के उद्देश्य सामान्यतः वही होते हैं, जैसे विदेश में उच्च विकास दर के कारण संभवतः अधिक लाभ अर्जित करना। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर है, यानी यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर का ही ये पेपर है। ठीक है, जिसे मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ नेट का। मुझे लगता है 2019 का ये प्रश्न है। ठीक है, 2019 का यानी दिसंबर का होगा या तो जनवरी का होगा। इसके बाद कह रहा है, अधिक अनुकूल व्यवहार या अधिसंरचना की बेहतर उपलब्धता तथा अपने जोखिमों का विविधीकरण प्रस्तुत। यह देखा गया है कि मजबूत अंतर्राष्ट्रीय अभिमुखी वाली कंपनियां विशेषज्ञों के माध्यम से या विदेश में उत्पाद या बिक्री सुविधाओं के माध्यम से, दो माध्यम दिया है, यहाँ एक विशेषज्ञ का माध्यम दिया है, यहाँ बिक्री या सुविधाओं का माध्यम दिया है, ज़्यादा लाभ अर्जित करती हैं। तो ज़्यादा लाभ अर्जित कैसे करती हैं, ये दो इसके कारण हो गए। ठीक है, तथा उनके लाभ में विशुद्ध घरेलू कंपनियों के लाभ की तुलना में काफ़ी कम भिन्नता होती है।
अब हालांकि ये कारण अंतर्राष्ट्रीय निवेश को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी के संबंध में एक मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है। लेकिन इससे यह अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अनुत्तरित रह जा रहा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में। किसके निवेश में यानी किसके लिए प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में। लेकिन इससे स्पष्ट नहीं होता कि किसी देश के निवासी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वीकार करने की बजाय अन्य देशों से ऋण लेकर स्वयं अपने देश में वास्तविक निवेश क्यों नहीं करते। आखिरकार किसी देश के निवासियों से स्थानीय स्थितियों के साथ ज़्यादा परिचित होने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, ये परिचित होने की अपेक्षा की जाती है। जो मूल शब्दों अंडरलाइन करते चले जाएं, लेकिन यदि पहले प्रश्न पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। इसलिए वे विदेशी निवेशकों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक रूप लाभ नहीं ले पाते। इसके लिए कई संभावित व्याख्याएं। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि सामान्यतः एकाधिकारी एवं अल्पाधिकारी बाजार में बड़े निगमों के पास प्रायः कुछ विशिष्ट उत्पाद ज्ञान प्रबंध कौशल होता है, जिसे विदेश में आसानी एवं लाभदायक रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, जिसके ऊपर निगम अपना सीधा नियंत्रण रखना चाहता है। किसके ऊपर सीधा नियंत्रण रखना चाहता है, अब ये आपको इसका उत्तर यहाँ से मिलेगा। ऐसी स्थिति में कंपनी विदेश में प्रत्यक्ष निवेश करेगी। इसमें किसी ऐसी वस्तु का भी विदेश में समस्त समावेशन या उत्पादन शामिल है जिसका अपने देश में उत्पादन किया जाता है, जिससे निर्यात के बजाय विदेशी बाजार को अलग रखते हुए स्थानीय स्थितियों को अपनाकर व्यापार करने में ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा ये पैराग्राफ था। चलिए अब यहाँ से हम प्रश्न देखते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए संभावित तर्क क्या हो सकता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए जो संभावित हो सकता है वो हमारा अधिक लाभ, बेहतर कर व्यवस्था, अधिसंरचना की उपलब्धता, जोखिम कम करना, ठीक है, और स्थानीय निवेशकों से वित्तीय सहायता। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि इस वाले में हमें ये पूछ रहा है कि अब आपको क्या करना है, इनमें से चुनना है 1 4 5 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ से चुन करके तब हमें क्या करना है, बताना है। अब क्योंकि हमने पहले से इस बात को ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, तो उसके लिए हमें इस बात को ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो इनमें स्थानीय निवेशकों से वित्तीय सहायता, क्या ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए संभावित तर्क हो सकता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे काट देना है। सीधा कट गया, यानी 5 जिसमें नहीं होगा, क्योंकि स्थानीय निवेशक विदेशी निवेश नहीं है ना। ठीक है, तो इसमें जहां जहां भी 5 है वो हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब उत्तर या तो बी होगा और या तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 या 2 3 और 4। अब जो है इसमें अधिक लाभ, बेहतर कर व्यवस्था, अधिसंरचना की उपलब्धता, तो जोखिम कम करना। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों तो बिल्कुल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आप जो है यदि इसको यहाँ से पढ़ना चाहें, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वीकार करने के, यानी कि इससे यहाँ पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में एक मूलभूत प्रश्न क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर घरेलू कंपनियों की लाभ की तुलना में जो है ना कम दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो ऊपर दिया गया है यहीं से शुरुआत होता है। विदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उद्देश्य सामान्यतः वही होते हैं जैसे विदेश में उच्च दर के कारण संभवतः अधिक लाभ अर्जित करना, अधिक अनुकूल व्यवहार यानी अनुकूल कर व्यवहार, या अधिसंरचना की बेहतर उपलब्धता तथा अपने जोखिमों का विविधीकरण प्रस्तुत करना। ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी तो कारण दिए हुए। ठीक है,
अब यहाँ इन्हीं में से क्या करना है, हमको चुनना है। बिल्कुल, ये भी है, ये भी है, अधिसंरचना की उपलब्धता, ये भी है, जोखिम की भी कम करना है, यानी कि चारों हैं। ठीक है, तो चारों हैं। अब इसमें हमारे पास तो चारों दिया नहीं है, इनमें से हमें श्रेष्ठ चुनना है। 2 3 4, 1 2 3। ठीक है, चलिए श्रेष्ठ यहां से निकालते हैं। अधिक लाभ, बिल्कुल हर एक कंपनी ये चाहेगी चाहेगी, एक जरूर उसमें होगा। जब एक जरूर होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्यों कोई करेगा, बाकी सब सुविधाएं तो बाद में आएंगी, पहले क्या होगा, यानी कि अधिक लाभ होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा कि दो उत्तर में से हमको एक उत्तर कैसे चुनना है। विशुद्ध घरेलू कंपनियां निम्नलिखित से प्रभावित होती हैं। तो विशुद्ध घरेलू कंपनियां इनमें से किससे प्रभावित होती हैं, कम ब्याज दर से, लाभ में कम भिन्नता से, और लाभ में अधिक भिन्नता से, या निर्यात नियंत्रण से। ठीक है, तो इसमें जो यानी कि विशुद्ध घरेलू कंपनियां निम्नलिखित में से प्रभावित होती हैं, कम ब्याज दर, लाभ में कम भिन्नता, लाभ में अधिक भिन्नता, और नियंत्रण यानी कि निर्यात नियंत्रण। तो यहां पर दिया हुआ है कि यहां पर जो घरेलू कंपनियां हैं वो देखिए, विशुद्ध घरेलू कंपनियों के लाभ की तुलना में कमी में भिन्नता होती है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ज्यादा लाभ अर्जित करना, और उनके लाभ में विशुद्ध घरेलू कंपनियों के लाभ की तुलना में कम भिन्नता होती है। ठीक है, तो विशुद्ध जो घरेलू कंपनियां हैं, ठीक है, उनमें यानी विशुद्ध घरेलू कंपनियां किससे प्रभावित होती हैं, तो लाभ के कम से नहीं, ठीक है, बल्कि क्या है, लाभ के ज्यादा अर्जन से। ठीक है, यानी कि अधिक भिन्नता के कारण प्रभावित होती हैं। कम भिन्नता के कारण क्या होंगी, ठीक है, वो क्या नहीं होंगी, प्रभावित नहीं होंगी। तो इसमें हो जाएगा उत्तर हमारा क्या, लाभ में अधिक भिन्नता। यदि उनको विदेशी कंपनियों को लाभ ज्यादा होगा तो जो है यानी कि विशुद्ध घरेलू कंपनियां वो क्या होंगी, वो प्रभावित होंगी। लाभ उनको भी कम होगा तो जो है ना, यानी कि कहने मतलब है उनका ज्यादा बिक रहा है, उनको ज्यादा लाभ होगा, तो विशुद्ध कंपनी घरेलू कंपनियां नुकसान में जाएंगी। और जब उनको भी कम लाभ होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि घरेलू कंपनियों का सामान भी क्या हो रहा है, बिक रहा है। इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो कम वाला है ये वाला नहीं होगा उत्तर। यह गद्यांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संबंधित पहलुओं पर केंद्रित है। अब यहाँ पर सीधा पूछ रहा है, निवेश पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण, निवेश पर अंतर्राष्ट्रीय अभिमुखीकरण, बिक्री सुविधाएं, या उत्पादन के समावेशन की विहित जोखिम। मैंने बताया था कि प्रश्न पूछता है कि इसमें मूल बात क्या निहित है। ठीक है, तो इसमें जो मूल बात निहित है वो क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय निवेश है उसकी बात कर रहा है। तो अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक है, बिक्री सुविधाओं की भी बात नहीं हो रही, उत्पादन में समावेशन की भी क्या हो रही है, बात नहीं हो रही। सिर्फ और सिर्फ बात क्या हो रही है, यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि निवेश का अंतर्राष्ट्रीय अभिमुखीकरण, अर्थात यानी कि निवेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे होगा। तो क्या हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में किस कारक का समाधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो किस कारक का समाधान नहीं किया गया है, विदेशी निवेश की स्वीकार्यता, विदेशी निवेश की अस्वीकार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का अभाव, एकाधिकार वाले निगमों की भूमिका। अब ऊपर हम पढ़ेंगे तो सभी चीजें हमें दिखाई पड़ती है। विदेशी निवेश की स्वीकार्यता, ये तो बिल्कुल यानी कि इसमें तो क्या है ही। ठीक है, और जब ये है तो अस्वीकार्यता नहीं होगी। इन दोनों में से ही क्या होगा, एक होगा। आप यदि ध्यान से समझें तो दोनों में से एक होगा। जब विदेशी निवास की यानी निवेश की स्वीकार्यता जो है ना, यानी कि नहीं की जाएगी, तो फिर विदेशी निवेश की बात ही नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा फिर उत्तर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, विदेशी निवेश की अस्वीकार्यता। ये इसमें निहित नहीं है। अब इसके बाद है, बड़े निगमों को क्या अनुकूल स्थिति प्राप्त है। तो बड़े निगमों को
क्या अनुकूल स्थिति प्राप्त है। इसमें लाभप्रदता का पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, या अविभेदित उत्पादों पर का ज़्यादा उत्पादन, या प्रबंध कौशल का स्थानीयकरण, या बेहतर लाभ हेतु बाधाओं को दूर करना। ठीक है, तो यहाँ पर, और ये अंतिम प्रश्न है, तो बड़े निगमों को क्या अनुकूल स्थिति प्राप्त है। लाभ प्रदाता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, अविभेदित उत्पादों का ज़्यादा उत्पादन। ठीक है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। प्रबंध कौशल का स्थानीयकरण नहीं होता है। ठीक है, बड़े निगम स्थानीयकरण नहीं करते हैं, क्या करते हैं, दूसरों को रखते हैं। बेहतर लाभ हेतु बाधाओं को दूर करना। अब दो चीज़ें, बड़े निगमों को क्या अनुकूल स्थिति प्राप्त है, तो इसके लिए हम जब यानी कि उसमें जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या होता है, यानी कि मिलता है। अब इसके लिए देखते हैं, इसीलिए मैंने बोला है कि हम जब क्या करेंगे, बार बार पढ़ लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, इनके विषय में पता चल जाएगा। तो हमें बड़े जो यानी कि निवेशक हैं उनकी बात हमें क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कहाँ लिखा है बड़े निगम। तो इसमें ये दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है कि अल्पाधिकारी बाजारों में बड़े निगमों के पास प्रायः कुछ विशिष्ट उत्पादन ज्ञान या प्रबंध कौशल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तथा जिसके ऊपर निगम अपना सीधा नियंत्रण रखना चाहते हैं। ठीक है, अब सीधा नियंत्रण रखना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहीं से आया कि जो लाभदायक यानी कि जो लाभ प्रदान करते हैं और उनसे जिससे विदेश में आसानी से लाभदायक रूप में प्रयुक्त किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ लाभ का आया है और उसमें जो हमारा ए वाला है वो शायद लाभ से ही संबंधित है। ठीक है, तो चलिए हम अंतिम प्रश्न लेते हैं। ठीक है, इसमें यही है, बेहतर लाभ हेतु बाधा दूर करना नहीं है। अब दो चीज है, यानी कि अभेदित उत्पादों का ये थे, तो हम पहले यानी प्रबंध कौशल का स्थानीयकरण की बात ही नहीं करते हैं। वो किसकी बात करते हैं, लाभ प्रदाता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की बात करते हैं। ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यदि पहले पढ़ लेते हैं ना प्रश्न, तो हमें खोजने में आसानी होती है। नहीं तो फिर बार बार हमें क्या करना पड़ता है, फिर यानी कि एक बार प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उसे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर प्रश्न पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ऐसे में समय लगता है। तो मुझे लगता है कि जो हल करने का मेथड है वो जो है यहाँ पर यानी आपको समझाने में यानी कि कुछ ना कुछ सफल रहा हूँगा। अब हम अगले जितने भी इस तरह के प्रश्न करेंगे वो सब कुछ हम क्या करेंगे, एक ही आधार होगा, उसका पहले प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है किधर जाएंगे, यानी कि गद्यांश को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। और कुछ लोगों को लगता है कि ये गद्यांश बहुत सरल होते हैं, हम आसानी से कर लेते हैं। जब एग्जाम हॉल में आता है और इसका नेट का आता है तब काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए अभ्यास कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए। ठीक है, इसे हल्के मत लीजिए। हमारा प्रयास कैसा लगा, ठीक है, आप लोग ज़रूर जो है ना बताइएगा। और जो है आप लोगों का ही यानी कि जो ये पॉजिटिव जो है वो होगा, रिस्पांस होगा, वही आगे हमारे लिए ठीक है प्रेरणादायक रहेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।